Okay, now we can start our question number 47 from company audit. Question number 47, first point is, the auditor shall not modify the opinion in the auditor's report. इसमें क्या बोल रहा है कि ऑडिटर मॉडिफाई नहीं कर सकता ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर जो भी ओपिनियन वो देता है, तो ये इनकरेक्ट है। वो हमेशा ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है। कभी भी हम कोई भी ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ऐसा नहीं होता कि एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। हम उसके अंदर जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमारे जो ओपिनियन है वो चेंज होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसके आंसर में, यहाँ पे देखते हैं कि इनकरेक्ट, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है व्हेन द ऑडिटर्स कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। वो जब कंक्लूड करता है, जो भी उसने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करे होते हैं उसके बेसिस के ऊपर जब भी वो कंक्लूजन करता है तो वो अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन। अगर उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री नहीं है और ऑडिटर जो है अगर उसने ऑब्टेन नहीं कर पा रहा वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब मुझे जिस चीज के बेस पर मुझे ओपिनियन देना है वो चीज मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पाई, तो मैं क्या कंक्लूड करूंगी? वो मैं कंक्लूड कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास उसके एविडेंस नहीं है। तो मैं उसमें अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मेरे पास कोई इसका अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वाज अपॉइंटेड बाय बीओडी इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑडिटर है वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये गलत है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है हमेशा C&AG इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 days। 10 दिन के, जब भी कंपनी फॉर्म हुई उसके 10 दिन के बाद ही वो उसको अपॉइंट कर लेता है ऑडिटर को। तो ऐसा नहीं होता, सबसे पहले तो बोर्ड करती नहीं है अपॉइंट, सबसे पहले वो करता है C&AG, उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो उसको अपॉइंट करता है ऑडिटर को। गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट जो होती है ऑडिटर की वो C&AG करती है, शेल बी अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 10 दिन के बाद नहीं, वो 60 days के अंदर करती है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी बन गई, फॉर्म हो गई, उसके वहां से मतलब फॉर्म होने से 60 दिन के अंदर अंदर उसको अपॉइंट करना होता है ऑडिटर। अगर C&AG फेल हो जाती है 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन से अपॉइंट करने में, बीओडी को अपॉइंट करने में ऑडिटर को, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अगले 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें है द डायरेक्टर्स रिलेटिव कैन एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्या डायरेक्टर का रिलेटिव ऑडिटर बन सकता है? अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जा रही हूँ, उस कंपनी के अंदर पहले ही मेरे जो रिलेटिव्स है वो सारे के सारे मैं उस कंपनी के अंदर मतलब डायरेक्टर हूँ और उस कंपनी के अंदर मेरे सारे रिश्तेदारी हैं, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट कर सकती हूँ जाके? नहीं कर सकती, क्योंकि एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये क्या बोलता है? As per section 141 subsection 3 of the Companies Act 2013, a person shall not be eligible for appointment as an auditor. 141 subsection 3 डिस्क्वालिफिकेशन होती है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 141 में डिस्क्वालिफिकेशन होती है सारी। तो ये 141 सबसेक्शन क्लॉज 3 के अंदर ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन है कि पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। उस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे कंपनी के अंदर जिसका कोई भी रिलेटिव या तो डायरेक्टर होगा कंपनी का या फिर एम्प्लॉयमेंट में होगा कंपनी का एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। अगर उसका कोई भी पर्सन जो है रिलेटिव जो है वो कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या तो KMP है, KMP मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वो, अगर वो सारे हैं तो वो किसी को भी हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते उसके अंदर।
जो भी पर्सन एज अ ऑडिटर जा रहा है उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और केएमपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अंदर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। इफ एन LLP is appointed as an auditor of a company, every partner of a firm shall be authorized to act an auditor। अगर मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को अपॉइंट करा है ऑडिटर ऑफ अ फर्म, तो क्या जितने भी उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, क्या वो सारे के सारे पार्टनर्स ऑडिट कर सकते हैं फर्म का? इनकरेक्ट। सिर्फ ऑडिट कौन कर सकता है? ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, जो कि हमारा यहाँ पे है कि एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अगर हमने एक LLP को अपॉइंट करा है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो उस LLP के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बस वही ऑडिट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर जो दूसरे पर्सन है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी है या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर कोई लॉयर है या कोई और अदर प्रैक्टिशनर है, वो सारे उसका ऑडिट तो कर सकते हैं। उनको हम एज अ टीम में तो लेके जा सकते हैं कि हाँ आप हमारे साथ काम कर दो, बट वो ऑथराइज नहीं है, वो एक्ट नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पे। जो सिग्नेचर है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वो सिर्फ CA ही करेगा। जो ऑडिट, वो सिर्फ ऑडिट में हेल्प कर सकते हैं। जितने भी CS हैं या फिर CMA है, ये सिर्फ ऑडिट में हेल्प कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, बट इनको राइट नहीं है कि ये उस पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये साइन कर दे। उसमें सिर्फ साइन सिर्फ CA ही करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। और ये किसमें है, उसको राइट किस में मिला हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट को? सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 के अंदर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो है AB and company is an audit firm having partners Mr. A and Mr. B and Mr. C. The relative of Mr. B is holding securities having face value of rupees 2 lakh in XYZ Limited। इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि AB and company is an audit firm। AB and company जो है वो ऑडिट फर्म है। हैविंग पार्टनर्स मिस्टर A and Mr. B, इसके पार्टनर्स हैं मिस्टर A and Mr. B एंड मिस्टर C, 3 पार्टनर हैं ऑडिट फर्म के। द रिलेटिव ऑफ मिस्टर B का जो रिलेटिव है वो कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज होल्ड करके रखता है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज। रिलेटिव्स को हमेशा जो राइट मिलता है वो सिर्फ 1 लाख सिक्योरिटी ही होल्ड कर सकता है वो, और यहाँ पर इसने 2 लाख की सिक्योरिटी ये होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ABC एंड कंपनी जो है वो क्वालिफाइड नहीं होगी ऑडिट करने के लिए XYZ लिमिटेड की। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है ABC, एक पार्टनरशिप फर्म है। अगर इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर है, जैसे ये 3 पार्टनर है, इन तीनों का कोई भी अगर रिलेटिव कंपनी के, जिसमें इसको हमने अपॉइंट करना है, इस वाली ऑडिट फर्म को मैंने अपॉइंट करना है कि मेरी कंपनी का आगे, मान ले मेरी कंपनी है X, मेरे को इससे बोलना है इसको ऑडिट फर्म को कि आप मेरी कंपनी में आके ऑडिट कर दो। पर अगर इस ऑडिट फर्म का कोई भी जो पार्टनर है, उस पार्टनर का अगर कोई रिश्तेदार है, उसने इस कंपनी के अंदर अगर सिक्योरिटीज होल्ड करके रखे हैं, शेयर्स लेके रखे हैं, वो भी 2 लाख रुपए के, वो 1 लाख तक ले सकता है। इन तीनों के जो भी रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो सिर्फ 1 लाख तक की सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं। बट अगर वो 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वो पर्सन जिसका जो ऑडिटर है, जिसका रिश्तेदार है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके पास लेकिन एक राइट देते हैं हम उसको कि आपके पास 60 डेज है, आप 60 डेज लो और अपने रिश्तेदार से बोलो कि 1 लाख की जो सिक्योरिटीज है, या तो वो उसको बेच दे या उसको वो छोड़ दे, पर इसकी लिमिट को वो 1 लाख तक लेकर आ जाए। तो ऑडिटर के पास 60 डेज होते हैं कि वो अपने रिलेटिव को बोलता है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ से ये सिक्योरिटीज को मतलब रिड्यूस कर लो 1 लाख तक। अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेकर ऑडिटर अगर इसकी सिक्योरिटीज को 1 लाख तक करवा देता है, तो वो क्वालिफाइड होगा ऑडिट करने के लिए कंपनी का, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर ये पार्टनर डिस्क्वालीफाई हुआ, तो इसकी वजह से ये जो दोनों पार्टनर हैं, ये पूरी फर्म जो है, पूरी ABC फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि जिस सेक्शन में ये डिस्क्वालीफाई होगा
मिस्टर बी जिस सेक्शन में डिस्क्वालीफाई होगा उसी सेक्शन के अंदर पूरी की पूरी फॉर्म को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर एक सेक्शन लगता है किसी भी पर्सन के ऊपर तो पूरी पूरी फॉर्म उसी सेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो इस वजह से अगर इसका कोई भी रिलेटिव है, अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करके रखता है किसी भी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में वो ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर उसने 1 लाख तक की होल्ड करी हुई है तब तो वो जा सकते हैं ऑडिट करने के लिए। अगर उससे ज्यादा होल्ड किया तो पहले ऑडिटर को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर 60 दिन के अंदर अंदर उसके रिलेटिव ने अपनी लिमिट 1 लाख तक कर दी तो वो मतलब ऑडिट कर सकता है, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसका एक बार ही आंसर पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें है इनकरेक्ट एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड to be appointed as an auditor of a company if his relative is holding any security of or interest in the face value exceeding 1 lakh। अगर 1 लाख से ज्यादा की है तो वो उसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देयरफॉर इसी वजह से जो एबीएन कंपनी है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। उसको नहीं कर सकते XYZ लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट, क्योंकि जो मिस्टर सी द रिलेटिव ऑफ मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी का जो रिलेटिव मिस्टर सी है उसने, जो कि पार्टनर है एबीएन कंपनी का मिस्टर बी, उसके रिलेटिव ने मिस्टर सी ने XYZ लिमिटेड के अंदर फेस वैल्यू होल्ड करके रखी है 2 लाख। अगर इस फेस वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू होती तो वो मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते। हमेशा हमें किस पे फोकस करना है, फेस वैल्यू पे, कि फेस वैल्यू जो है वो अप टू 1 लाख की होनी चाहिए। अगर 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू है तो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह उसने मार्केट वैल्यू होल्ड करके रखी होती तो वो ये जो ऑडिटर है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो अपॉइंट कर लेते हैं हम उसको एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी ना। हाँ, फिर पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई। अगर ये जो अगर फेस वैल्यू देखेंगे और फेस वैल्यू अगर उसने 2 लाख की करी है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। पर अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है तो मार्केट वैल्यू कंसीडर ही नहीं होगी, तो वो पर्सन मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी वो ऑर्डर जो है, वो जो ऑडिटर है वो क्वालिफाइड होगा और फर्म भी क्वालिफाइड रहेगी। करेक्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं इसमें द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी वांटेड टू रेफर टू द मिनट बुक। एक ऑडिटर जो है वो मिनट बुक देखना चाहता है ऑडिट के दौरान, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट बुक टू ऑडिटर्स। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कह रही है कि नहीं, हम आपको शो नहीं करेंगे मिनट बुक। तो ऑडिटर का जो है वो उसका राइट होता है कि वो मिनट बुक वहां पे जाकर कंपनी में जाकर वो मिनट बुक को चेक कर सकता है। ऑडिटर के पास राइट है कि मतलब अगर वो कोई भी काम करने के लिए किसी भी कंपनी में जा रहा है तो वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता बोर्ड, बट उसको बोर्ड रिफ्यूज कर रहा है। तो इनकरेक्ट है द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ग्रांट राइट टू द ऑडिटर। ये ऑडिटर का राइट है कि अगर अब उसको सारी चीजें चेक करने को मिलनी चाहिए अगर वो एज अ ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जा रहा है। तो टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स को कोई भी चेक कर सकता है। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी। उसको क्या है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन कंपनी से चाहिए, कंपनी को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट को लेने से पहले ये सारी बातें उनकी हो जाती है लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। देयरफॉर ही हैज अ स्टैट्यूटरी राइट, उसके पास स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब लीगल राइट है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट बुक को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता कि हम आपको ये सब चीजें शो नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द ऑडिटर ऑफ ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सॉरी यस क्वेश्चन नंबर 7। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी A which is having paid up share capital 15 crore and having public borrowing from nationalized bank of rupees 50 crore because it is private limited company। अब यहाँ पे हमें रोटेशन वाला सेक्शन देखना है। ये बोल रहा है कि जो रोटेशन का मैनर होता है ऑडिटर का विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अ कंपनी ए। एक कंपनी है, उस पर वो बोल रहा है कि जो रोटेशन है वाला जो हमारा मैनर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। विच इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की 15 करोड़ और एंड हैविंग पब्लिक बोरोविंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक 50 करोड़ बिकॉज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसमें
जो नेशनलाइज बैंक से 50 करोड़ जो भी मतलब हमने सिंपल मतलब पब्लिक बोरोविंग 50 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 15 करोड़ है, तो बोल रहे हैं इस पर जो रोटेशन है वो नहीं लगेगा। तो रोटेशन में हमें पता है कि रोटेशन में कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ लिमिट्स होती है, वो हमें लिमिट्स देखनी पड़ती है कि अगर वो सारी लिमिट्स कंप्लाई हो रही हैं तो ही रोटेशन लगेगा, अदरवाइज उस कंपनी पे रोटेशन नहीं लगेगा। अब ये अब प्राइवेट कंपनी पे रोटेशन कब होता, मतलब रोटेशन के जो भी प्रोविजंस है वो कब एप्लीकेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 139 हमारा रोटेशन का सेक्शन है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर आर एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं सब पर रोटेशन एप्लीकेबल होगा, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर उसके पास हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 करोड़, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ऊपर कितनी थी, सिर्फ 15 करोड़ रुपए थी, 15 करोड़, यस। और पब्लिक बोरोविंग कितनी थी उधर, पब्लिक बोरोविंग थी यहाँ पे 50 करोड़ थी, हाँ यस। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 20 करोड़ अगर होती, यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, according to section 139 of the Company Act 2013, the provision having related to rotation of auditor are applicable to all private limited company। सारी private limited company पे rotation लगेगा। having paid up share capital of 20 करोड़ और more, जिसके पास 20 करोड़ या उससे ज्यादा की capital है, and all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned above। अगर उसके पास paid up share capital जो है threshold limit से कम है, लेकिन public borrowing जो है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है बट पब्लिक बोरोविंग उसकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है, 50 करोड़ से ज्यादा की पब्लिक बोरोविंग्स उसके पास होनी चाहिए। बोरोविंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसके जो बोरोविंग्स हैं अगर वो 50 बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है, ऊपर हमारे पास 15 था उसका पेड अप शेयर कैपिटल और पब्लिक बोरोविंग थी उसके पास 50 करोड़। इसमें क्या बोला कि अगर पब्लिक बोरोविंग होनी चाहिए 20 करोड़ प्राइवेट कंपनी के लिए और सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ होना चाहिए और पब्लिक बोरोविंग 50 करोड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर एक अगर कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पर, तो although a company A is private limited company, it is having public borrowing from nationalized bank of ₹50 crore, therefore it would be governed by provision of rotation of auditor। तो इस पर रोटेशन जो है जो भी रोटेशन का मैनर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ऊपर इसने क्या बोला कि यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी क्योंकि उसकी जो ये 15 करोड़ उसका पेड अप शेयर कैपिटल है और 50 करोड़ उसका पब्लिक फ्रॉम बोरोविंग्स है। तो इसने बोला मैनर ऑफ रोटेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, इसने खुद ही यहाँ पर बोल दिया कि मैनर ऑफ रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसने एक कंडीशन फुलफिल कर दी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 15 करोड़ है और पब्लिक बोरोविंग इसकी 50 करोड़ है, पर चाहे इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अगर ये वाली नहीं हो रही तो ये हो जाए, ये नहीं हो रही तो ये नहीं हो रही तो ये हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है 15 करोड़ वाली तो नहीं हो रही पूरी, ये वाली तो नहीं हो रही पर ये वाली हो रही है। अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो इस पर मैनर ऑफ रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 139। तो यही हमने आंसर में देखा इसका कि सेक्शन 139 बोलता है, सिंपल बस अभी इसको रीड कर लेते हैं। According to section 139 of the Companies Act 2013, the provision related to rotation of auditor are applicable to all private limited companies having paid up share capital of ₹20 crore or more, and all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned above, but having, अगर चाहे 20 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल बिलो है, चाहे वो बिलो हो, बट अगर उसकी पब्लिक कंपनी बट हैविंग पब्लिक
बोरोविंग्स Borrowing. फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर उसकी बोरोविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी बैंक से या फिर कोई पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है, तो कंपनी ए इज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी एट इट इज हैविंग पब्लिक बोरोविंग, तो उस पर क्या हो जाएगा, मैनर ऑफ रोटेशन विल बी, इट वुड बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। शेयर रोटेशन का जो वो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो गई थी रोटेशन वाले में? मैंने मतलब इतनी बार एक ही चीज को रिपीट कर दिया। नहीं क्लियर हुआ। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा था, ऑडिटर शुड स्टडी द MOA टू सी द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ऑडिटर को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों पढ़ना पड़ता है अपनी अपॉइंटमेंट को चेक करने के लिए। अगर कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होता है एज अ ऑडिटर, तो उसको अपनी अपॉइंटमेंट को चेक करने के लिए कंपनी के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेमोरेंडम, ये सब उसको पढ़ना पड़ता है। ये सब उसको नहीं पढ़ना पड़ता। इनकरेक्ट है। The auditor should study the memorandum of association to check the objective of the company. MOA के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या काम करना चाहती है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू बी कैरिड ऑन, अमाउंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक्सेट्रा, कि कंपनी के पास कितनी शेयर कैपिटल है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्यों काम कर रही है, ये सब MOA में लिखा होता है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स लिखे होते हैं कि वो काम को किस तरीके से करेगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर एप्लीकेबल होंगे। एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और वो जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इंश्योर करता है कि मतलब कंपनी से किस तरीके से वो सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंपनी से किस तरीके से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स और शेयर कैपिटल के बारे में लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके इंटरनल रूल्स की कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी के क्या क्या रेगुलेशंस है, और वो जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है वो वैलिड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो ये बताता है। वो हम जो अगर मेरे को अपॉइंटमेंट देखना हो कि मतलब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का अगर मेरे को चेक करना हो, तो टू सी द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट द ऑडिटर शुड एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। 140 एंड 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो ये तीनों सेक्शन पढ़ेगा अपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। 140 रिमूवल, 141 सेक्शन 139 में अपॉइंटमेंट होती है, 140 एंड 141 सेक्शन के अंदर एक सेकंड मेरे को, एक मिनट, इसके अंदर रिमूवल एंड रेजिग्नेशन होता है। 140 141 के अंदर रिमूव कर दिया अगर ऑडिटर को, या रिजाइन कर दिया ऑडिटर को, तो ये सारे के सारे इसमें अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये सारी सेक्शंस को देखना पड़ता है अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए और रेजिग्नेशन के लिए। तो ऑडिटर को कभी भी कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी की चीजें वो खोल के अपने अपॉइंटमेंट चेक नहीं करेगा। तो अगर उसको अपने अपॉइंटमेंट चेक करनी है तो सेक्शन 139 के अंदर जो अपॉइंट हुआ होता है वो चीजें सारी देखेगा। इन एडिशन द ऑडिटर शुड स्टडी द अपॉइंटमेंट लेटर, और वो अपॉइंटमेंट लेटर भी देखेगा। जब भी हम किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेटर उसको क्लाइंट देती है जिसने उसको अपॉइंट किया होता है। एंड द प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, और वो जो एक हमारा जो फॉर्म होता है जिसमें हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म हम वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास। तो वो अपनी अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी को देखने के लिए वो रजिस्ट्रार के पास से वो फॉर्म देख सकता है और अपना अपॉइंटमेंट लेटर देख सकता है, और अपने जिस सेक्शन के अंदर वो अपॉइंट हुआ है वो सेक्शन देख सकता है। बट वो कभी भी कंपनी का MOA और AOA नहीं देखेगा। क्लियर हो गया ये वाला? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ A लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कह रहे किसी भी कंपनी का जो MD होता है वो अपने आप ही अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर ऑफ द कंपनी को। अगर A लिमिटेड है, अगर कोई कंपनी है A लिमिटेड, मतलब गवर्नमेंट कंपनी हुई या प्राइवेट कंपनी हुई?
अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड है कंपनी हुई तो फिर वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी हुई। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो भी देखिए यहाँ पे एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 as per section 139 subsection 6 of the Companies Act 2013, the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board of director। अगर कोई भी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो उसमें सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर बीओडी जो है वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अगर वो कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं है तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो therefore the appointment of first auditor made by MD of A Limited is in violation of the provision of the Companies Act 2013। अगर अपॉइंटमेंट अगर इस केस में कौन कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहा है अपॉइंटमेंट, तो इस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर सकता, वो वायलेशन कर रहा है प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बीओडी अपॉइंट करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 करके बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है अगर वो गवर्नमेंट कंपनी में हुई है तो वो C&AG करेगी फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उसमें MD नहीं करेगा। जैसे इसमें ए लिमिटेड है तो इसके अंदर वो C&AG करेगी फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, और अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। क्योंकि यहाँ पर ए लिमिटेड है तो ये गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट कौन करता है C&AG। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है A chartered accountant holding securities of S Limited having face value of rupees 950 is a qualified for appointment as an auditor of S Limited। इसमें बोल रहे हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने सिक्योरिटी होल्ड करी है S Limited की जिसकी फेस वैल्यू है 950 रुपीज। अगर 1000 से कम होती है फेस वैल्यू तो हम उसको अपॉइंट कर लेते हैं एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इसमें है ओके सॉरी इसके अंदर ये क्या था क्वेश्चन में चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सिक्योरिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने 1 रुपए की भी सिक्योरिटीज होल्ड करी हो तो वो तो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। मतलब अगर उसके रिलेटिव ने फेस वैल्यू अगर 1000 तक की करी हो तो वो उसकी वैलिड अपॉइंटमेंट होती है। बट इस वाले केस में क्या था कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोच लिया कि वो भी होल्ड कर सकता है बट वो होल्ड नहीं करता। अगर कोई भी सीए है अगर वो 1 रुपए की भी फेस वैल्यू होल्ड करता है जिस कंपनी में वो ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बट अगर उसी का रिलेटिव अगर जाता है तो वो 1000 की फेस वैल्यू जो है वो होल्ड करके रख सकता है, 1000 की सिक्योरिटीज को वो होल्ड कर सकता है। बट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद या इसका कोई पार्टनर वो नहीं कर सकता। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिर्फ रिलेटिव होना चाहिए, पार्टनर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वो कर सकता है होल्ड 1000 से कम की हो। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुद ने होल्ड कर लिया तो वो क्या हो जाएगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इनकरेक्ट। As per the provision of the Companies Act 2013, a person is disqualified to be appointed as an auditor of a company if he is holding any security of or interest in the company। अगर वो होल्ड करता है कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी इंटरेस्ट इन दी कंपनी। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एस लिमिटेड क्योंकि उसने होल्ड करें सिक्योरिटीज एस लिमिटेड के हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 950 ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड। तो हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे एज ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड।
उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहे हैं Mr. N, a member of the Institute of Chartered Accountant of England and Wales, is qualified to be appointed as an auditor of Indian company. इंडियन कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा जो इंस्टीट्यूट है इंडियन अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो इंग्लैंड नहीं है। और यहाँ पर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंग्लैंड एंड वेल्स से सीए कर कर आया है, तो वो वाला यहाँ पर वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कौन सा सीए चलेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था, ये नहीं। अगर ये है तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते हम उसको। इंडियन कंपनीज के लिए उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। इंडियन कंपनीज के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। इनकरेक्ट। A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is chartered accountant. अगर वो chartered accountant है तो ही उसको appoint करेंगे as a auditor. It may be noted that the firm whereof majority of partner practicing, अगर majority of partner practice कहाँ पर कर रहे हैं? इंडिया के अंदर, are qualified for appointment, वो appointment के लिए qualified हो जाएंगे as aforesaid may be appointed by its firm name to be auditor of a company. Thus Mr. N is disqualified to be appointed as an auditor of Indian companies. एंड जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज की ऑडिट करने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसको अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसकी होनी चाहिए? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए। वो प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहा है? बाहर, इंग्लैंड एंड वेल्स में प्रैक्टिस कर रहा है वो, तो वो इनकरेक्ट हो गया है हमारा। द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 डेज के अंदर अंदर ऑफ हिज नॉलेज ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। ये बोल रहा है कि जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर। अगर उसको पता चल गया कि कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसके अंदर फ्रॉड हुआ है, तो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर हमें एक्नॉलेज करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? 60 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज नहीं मिलता उसको, सिर्फ 60 डेज मिलता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है और ऐसा ऑफेंस जिसमें कि फ्रॉड इन्वॉल्व है। तो ये यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको कि 90 डेज के अंदर जो उसने बोला करने के लिए, बताने के लिए, वो इनकरेक्ट है। इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अगर वो ऑडिटर जो है अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी ड्यूटी को, मतलब वो एज ऑडिटर अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कंपनी में जाके, हैज रीजन टू बिलीव, और उसके पास एक ऐसा रीजन टू बिलीव है कि इस कंपनी के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसके अंदर फ्रॉड हुआ है, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, वो किया हुआ है अगेंस्ट द कंपनी, या तो ऑफिसर ने कंपनी के अगेंस्ट वो फ्रॉड किया हुआ है, या तो कंपनी के ऑफिसर्स ने, या तो कंपनी के एम्प्लॉइज ने, तो ही शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज ऑफ हिज नॉलेज। अपने जिस दिन उसको पता चला उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। एंड आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, उसके बाद उसको सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये थे हमारे सारे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन। ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है?
इसमें क्या है, प्रोविजंस रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर, हमें प्रोविजंस देखने हैं रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स अफेक्ट ओनली स्पेसिफाई क्लास ऑफ कंपनीज। ये बोल रहा है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो हमें बताने हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो रोटेशन के लिए एप्लीकेबल है, तो ये हमने देखना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर की जो रोटेशन है उससे रिलेटेड प्रोविजंस एप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनीज में होते हैं वो देखना है। द प्रोविजन रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के अंदर हम सारे रोटेशन के प्रोविजंस देखते हैं। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होंगी उस पर तो रोटेशन लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले तो अपना आ गया लिस्टेड कंपनी, इस पर चाहे कुछ भी हो जाए इस पर रोटेशन लगेगा ही लगेगा, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। उसके बाद एंड अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, और जो दूसरी कंपनीज हैं और क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के अंदर, मतलब ये दूसरी, मतलब ये जो दूसरी जो भी कंपनीज, अब ये दूसरी कंपनीज सारा ये यहाँ पर है, ये सारी कंपनीज हैं जो जितनी भी दूसरी कंपनी उन पर रोटेशन एप्लीकेबल होगा। एज पर रूल प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 for applicability of section 139 subsection 2 the class of company shall mean the following class। अब जैसे इसने बोला कि classes of companies जो प्रिस्क्राइब करी गई है कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रूल के अंदर, उन वाली कंपनीज के ऊपर भी रोटेशन लगेगा, पर तभी लगेगा जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। सबसे पहला, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इस पर रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इस पर भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब लिस्टेड कंपनी है तो इस पे कोई कुछ भी नहीं देखना, कोई लिमिट हमें चेक नहीं करनी, अगर सिर्फ लिस्टेड दिखा तो पूरा पूरा रोटेशन एप्लीकेबल। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होने के बाद हमें उसमें लिमिट चेक करनी है कि अनलिस्टेड कंपनी अगर इसमें 5 करोड़ की लिमिट है तो इस पर नहीं लगेगा रोटेशन, अगर उसकी लिमिट 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ही इस पर रोटेशन का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस पर 20 करोड़ होना चाहिए, पहला 10 करोड़ फिर 20 करोड़। और अगर जो भी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल थ्रेशोल्ड ये ना तो 10 करोड़ है ना तो 20 करोड़ है, पर उसकी जो बोरोविंग्स है, जो उसकी पब्लिक बोरोविंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या उसने कहीं से भी बोरो करा हुआ है, अगर या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्यूशन से बोरो करते हैं तो बैंक से बोरो करते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट्स होता है, वो अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 10, 20 और 50 लिस्टेड कंपनी का कोई लिमिट नहीं, अनलिस्टेड कंपनी का 10 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी का 20 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और अगर ये दोनों लिमिट के अंदर लिमिट से कम अमाउंट है लेकिन पब्लिक बोरोविंग अगर उसकी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पर रोटेशन का एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद है क्लास ऑफ कंपनीज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब इसको हमने बस जैसे जो हमने ऊपर पढ़ा उसको बस सिंपल ऐसे नॉर्मल चार्ट में बनाकर पढ़ लेना है। ये एक सिंपल सा चार्ट बना दिया ताकि शॉर्टकट सा हो जाए, इसको हमने लर्न कर लेना है सिंपली। इसमें क्या है, क्लास ऑफ कंपनीज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर की क्लासेस ऑफ कंपनी फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज, जो जहां पर ऑडिटर का रोटेशन एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनी पर तो लगेगा ही लगेगा, एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी। लेकिन अगर 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनीज हैं उस पर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक ही पर्सन की कंपनी है उसमें डायरेक्टर भी वही है मेंबर भी वही है तो उस पर रोटेशन लगाने का फायदा ही क्या है। और उसके बाद मतलब वो उस पर रोटेशन नहीं लगेगा, जो भी स्मॉल कंपनीज है उस पर रोटेशन लगेगा। उसके बाद ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अगर ज्यादा हो या इक्वल हो 10 करोड़ से तो इसके अंदर हमने क्या देखना है, अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन है 10 करोड़ से, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ लिया था। अभी ऊपर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, वही 3 पॉइंट्स ये वाले ही है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया।
जो भी हमने ये ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट्स 1 2 3 वाले, ये और ये, इसी को यहाँ पर चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ के इक्वल या 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर रोटेशन का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक्ट हो जाएगा, प्रोविजन सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10, प्राइवेट वाली में 20, और फिर ऑल कंपनीज जितनी भी कंपनीज हैं सिवाय किसको छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर और स्मॉल कंपनी को छोड़कर जितनी बच गई कंपनी, उसमें अगर शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल अगर बिलो है थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब ये वाली 10 और 20, अगर इनसे मान लें किसी कंपनी के अंदर 5 है पेड अप शेयर कैपिटल और वो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसका पब्लिक बोरोविंग जो है वो लेकिन 50 से ज्यादा है, तो उस पर रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने दो कंडीशन में से, अगर ये दो कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन हमने देखना है कि फुलफिल होना चाहिए, अगर ये वाली कम है बट ये वाला 50 करोड़ का लग रहा है लिमिट तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये वाला देखा इसमें, अगर मैंने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 10 करोड़ है लेकिन उसका पब्लिक बोरोविंग 50 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने ये देखना है कि जितनी अनलिस्टेड कंपनी है 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए तो रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ और मोर होना चाहिए तो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी है बट बिलो है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, इनसे जो भी मेंशन्ड है हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट अगर उससे बिलो है अमाउंट, तो हमने देखना है कि उसकी जो पब्लिक बोरोविंग होनी चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और पब्लिक डिपॉजिट वो ग्रेटर देन 50 करोड़ होना चाहिए। तो 10 20 और 50 की लिमिट याद रखनी है। रोटेशन का जो है वो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें ये सारी ये लिस्टेड कंपनी सारी इंक्लूड होती है, ये हमने पूरा देखना है। ये वाला पूरा हो गया, समझ में आया कुछ? समझ गया। ठीक है, बस ये चार्ट करना है और यही जो हमारे जो ऊपर 3 पॉइंट्स है उसको भी सिर्फ चार्ट बना के लिख देना है। तो हमारे रोटेशन वाला क्वेश्चन डन हो चुका है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है सारे रिपोर्ट वाले हैं, इसमें हमारा सारा हमें स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड पढ़ने से ही सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसको इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कारो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ब्रेक दे दूंगी 5 मिनट का। इसमें पेन सिलेक्ट नहीं होता रहता, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। 3 बारी में जाके 1 बारी में पेन सिलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर कंपनीज। ये बोल रहा है कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिसमें कारो जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो मतलब किस किस कौन कौन सी कंपनी के अंदर कारो एप्लीकेबल होता है। कारो मतलब कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। ये 2016 वाला हम 2021 में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिसंबर एग्जाम के लिए यही एप्लीकेबल है। 2016 वाला कारो ही एप्लीकेबल है, जबकि कारो 2020 भी आ चुका है बट वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। पर वो आ चुका है बट अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा 2016 ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से हमारा कवर हो जाएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से ही कवर हो जाते हैं। कुछ हमारे एमसीक्यू में आ जाएंगे और कुछ हमारा सब्जेक्टिव आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि कारो कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसमें कारो एप्लीकेबल होता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर अंडर कारो,
ये सारी कंपनी जो है वो कारो के अंदर कवर होती हैं। द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर रिक्वायरमेंट ऑर्डर विच हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कारो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंसल्ट करके ICAI से अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। 143 सबसेक्शन 11 जो है वो कारो का सेक्शन है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ICAI से कंसल्ट करके इशू किया कि ऑडिटर आपको रिपोर्टिंग तो करनी ही करनी है। जो भी आप कंपनी के अंदर जाते हो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करते हो, आपको वो तो करना ही करना है, पर हम आपको कुछ और भी सेक्शंस दे रहे हैं, मतलब कुछ और भी हम आपको टाइप्स बता रहे हैं कि जो जो आपको वहां पर जाकर चेक करना है। तो वो हमारे एडिशनल, ये सारी चीजें एडिशनल है जो कारो में लिखी होती है, जिसको हमें जाकर चेक करना होता है कंपनी के अंदर, और हमें इसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन उन्होंने निकाल कर दिया कि आपको इसको भी चेक करना है वहां पे जाके। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट है कुछ, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से निकाला कि आप इसको भी जाकर चेक करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब ये किस किस कंपनी को बोला कि कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चेक करने के लिए ऑडिटर जो है वो आएगा। वो उसने बोला बैंकिंग कंपनी को, क्योंकि बैंकिंग के अंदर कारो, बैंकिंग जो है उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है। तो बैंकिंग कंपनी, अब हमें सिंपल यही बताना है कि किस किस के ऊपर जो है कारो एप्लीकेबल होगा। बैंकिंग कंपनी जो कि डिफाइंड है क्लॉज C सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। उसके बाद है हमारा सेकंड इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट, बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 मतलब NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जो भी सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज बोलते हैं। उसके बाद 1% कंपनी के ऊपर होगा ये, मतलब OPC। अ स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 85 ऑफ सेक्शन, जो भी स्मॉल कंपनीज होती हैं उस पर भी कारो लगेगा, OPC पर भी लगेगा, कंपनी जो भी लाइसेंस्ड है NPO के ऊपर भी लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी लगेगा और बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी लगेगा। टोटल हमारे कितने हो गए? बैंकिंग, इंश्योरेंस, NPO या तो BI8 या तो BIN, उसके बाद OS, ये हमारा हो गया बिन OS। इसको हम किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी not being subsidiary or holding company of a public company having paid up share capital and reserve on surplus not more than ₹1 crore was on the balance sheet date and which does not have total borrowing exceeding ₹1 crore। अब इसने बताया किसने पहले तो सबसे बोला कि बिनोस पर ही एप्लीकेबल होगा। बिनोस मतलब कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, NPO, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, इन सब पर हमारा वो लगेगा कारो। उसके बाद ये बोलता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उस पर भी कारो एप्लीकेबल होगा, बट प्राइवेट लिमिटेड सारी कंपनीज पर नहीं। उसमें इसने कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर ये वाली कंडीशंस है तो ही जो है ये कारो जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब ये कारो कब इस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर ये कारो जो है वो कब एप्लीकेबल होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो किसी कंपनी की ना तो सब्सिडरी कंपनी है ना तो होल्डिंग कंपनी है ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए ना तो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, तब तो इस पर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो इस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरी कंडीशन। पहले तो बोला कि पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड की ना तो सब्सिडरी होगी ना तो उसकी वो सब्सिडरी होगी ना तो होल्डिंग होगी। पहली कंडीशन होगी सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी एंड होल्डिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है कि इसका पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब PSR, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये
1 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। उसके बाद कब नहीं होना चाहिए? ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट वाले दिन। बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को। तो बैलेंस शीट डेट पर 1 करोड़ से ज्यादा का पीएसआर नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। उसके बाद and which does not have total borrowing exceeding rupee 1 crore from any bank or financial institution, और साथ ही साथ उसकी टोटल बोरोविंग जो है वो इसकी जो बोरोविंग्स है वो 1 करोड़ से, borrowing exceeding rupee 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 of the Companies Act 2013, including revenue from discontinuing operation exceeding rupee 10 crore during the financial year as per the financial statement. इसकी जो total borrowing है वो 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए from any bank। borrowing कहाँ से? बैंक से। ना तो बोरोविंग ज्यादा होनी चाहिए उसकी, ना तो ये पेड अप शेयर कैपिटल, ये सिक्योरिटी, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोरोविंग्स 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ में जो उसका रेवेन्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी पर इसने इतनी सारी कंडीशंस क्यों लगाई? प्राइवेट कंपनी पर इसने इतनी सारी कंडीशंस इसलिए लगाई हैं कारो एप्लीकेबल करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बहुत सारी होती है। अब अगर मैं सबको इंक्लूड कर दूंगी तो फिर तो मतलब सबका ही सब पर ही कारो लगेगा। अब प्राइवेट कंपनी छोटी छोटी हर एक बंदा प्राइवेट कंपनी खोलकर बैठ जाता है आज के डेट में। तो अगर हर एक कंपनी पर कारो एप्लीकेबल होने लग गया और उसको अगर ऑडिटर जाके चेक करने लग गया तो नॉर्मल ऑडिट में ही बहुत टाइम लगता है, तो कारो को चेक करने में भी फिर और टाइम जाएगा ऑडिटर का। इसीलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मतलब रिलीफ दे दिया कि अगर प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो अगर उसमें ये 4-5 कंडीशन देखना, अगर ये सब फुलफिल हो रहा है तब तो कारो की रिपोर्टिंग आप करोगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो। इसीलिए उसने ये 5 कंडीशन दे दी कि रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़ से अगर ऊपर है तो ठीक है, हो जाएगा। बोरोविंग जो है वो 1 करोड़ से है ऊपर, 1 करोड़, और पीएसआर भी 1 करोड़, और ये तो रेवेन्यू भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर की बोरोविंग नहीं होनी चाहिए, और ये सॉरी पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी और ये सॉरी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें देखेंगे तो उस पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर ये सारी इन सारी चीजों से कम है, रेवेन्यू 10 से कम है, बोरोविंग 1 से कम है, पीएसआर 1 से कम है, और पब्लिक कंपनी का वो नहीं है, तो उसको उसके ऊपर कारो लगा देंगे हम, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड। अगर कोई ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्टिंग कर रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मतलब जिसकी ब्रांच और हेड ऑफिस सबका एक इकट्ठा ही करके अगर वो रिपोर्टिंग कर रहा है, उस पर कारो की एप्लीकेबिलिटी को चेक नहीं करना, उस पर हमें कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, कंसोलिडेशन के लिए नहीं है। तो ये हमारा था पूरा कारो का प्रोविजन। अब कारो की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमने एक वो बनाया निमोनिक, जिसमें मैंने बोला कि बिन ओएस, बिन ओएस मतलब ये बैंकिंग कंपनी पर भी लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पर भी लगेगा। एन से हमारा हो गया एनपीओ सेक्शन 8 की कंपनीज। उसके बाद ओएस, ओ मतलब 1% कंपनी, एस मतलब स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी पब्लिक कंपनी की, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑन बैलेंस शीट डेट, और जिसकी टोटल बोरोविंग्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो बोरोविंग उसकी चाहे वो उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लिया हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी टाइम मतलब 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें किसी भी टाइम अगर उसकी बोरोविंग 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, पर अगर नहीं हुई तो कारो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद उसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो
शेड्यूल 3 के अंदर उसको डिस्क्लोज करना होता है रेवेन्यू को कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। अगर उसकी जो रेवेन्यू है, चाहे उसका ऑपरेशन बंद भी क्यों ना हो गया हो, चाहे मैंने अपना बिजनेस बंद भी क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अगर मेरी बंद करे हुए बिजनेस की भी अगर मेरी 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही थी, एक्सीड नहीं होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू मेरा एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 करोड़ से, तो अगर वो एक्सीड करेगा तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एक्सीड नहीं करा, सिर्फ 10 करोड़ तक की है, तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ और वो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। और जो कारो है वो किसी भी ऑडिटर, जो अगर ऑडिटर रिपोर्ट करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। डन। अब ले लेते हैं ब्रेक थोड़ा सा, 1 सेकेंड ना। तो लीव मत करियो, मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ।